दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में कौन से हादसे ने एक दो देशों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। आखिर ये सबमरीन कैसे पानी में जाते ही आंखों से ओझल हो गई और फिर इसका कनेक्शन किसी से भी नहीं हो पाया। आखिर इसमें बैठे कितने लोगों की जान चली गई। सबमरीन की इस कमी को जानने के बाद क्यों इसे पानी में उतारा गया, समुद्र में इसके साथ क्या हुआ। अगर आप इस टाइटन सबमरीन का शुरू से आखिर तक का सफर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। जहां साल 1912 में कभी न डूबने वाले टाइटैनिक नहीं पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, वहीं फिर से इतिहास लौटकर आया है। भले ही यह टाइटन सबमरीन टाइटैनिक जहाज इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन दोस्त इसकी कैपेसिटी को देखकर ये साफ साफ कहा जा सकता है कि आखिर ये अपना सफर पूरी सेफ्टी से तय कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सबमरीन पर सफर की शुरुआत होती है 17 जून से, जहां 5 रईस लोग के सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए जाने वाले थे। लेकिन मौसम की खराबी के चलते उनका ये प्लान 18 जून के लिए शिफ्ट हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 5 लोग कौन थे, तो चलिए मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं। इनमें से एक थे स्कॉटन रश, जो कि ओशन गेट नाम की कंपनी के सीईओ और फाउंडर थे, और इसी कंपनी के टाइटन सबमरीन थे। ये दुनिया के सबसे कम उम्र के पायलट थे। इन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में 1981 में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लाइसेंस लिया था, और यही ओशन गेट कंपनी के टाइटन सबमरीन को भी लीड कर रहे थे और इसके पायलट थे। दूसरे थे शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद। ये पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन थे। ये दोनों भी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए इस ट्रिप का हिस्सा बने। और इनमें तीसरे थे पॉल हेनरी नार्कोलिक, जो ब्रिटेन के अरबपतियों की लिस्ट में शुमार थे। पॉल हेनरी फ्रांसीसी नौसेना में कमांडर भी रह चुके थे। इस तरह ओशन गेट कंपनी के टाइटन सबमरीन में बैठकर ये लोग टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए। इस सबमरीन का सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से 18 जून को शुरू हुआ, जहां इसको 700 किलोमीटर की दूरी पर बसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पहुंचना था। क्योंकि दोस्तों, इस जगह पर टाइटैनिक शिप का मलबा भी करीब 4000 मीटर की गहराई में मौजूद था। इस गहराई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 4 बुर्ज खलीफा आराम से खड़े हो सकते हैं। टाइटैनिक को डूबे हुए भले ही दोस्तों सालों गुजर गए, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग पर आज भी इसके लिए बहुत से सवाल मौजूद हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए ये 5 लोग 17 जून सुबह करीब 8 बजे अटलांटिक ओशन में उतरे, और 1:45 के बाद ही इनका अपनी टीम के साथ संपर्क टूट गया। हालांकि इस टाइटन सबमरीन में कम्युनिकेशन के लिए 2 खास तरीके से सिग्नल्स लगाए गए थे, जिससे सबमरीन से कंट्रोल रूम का आसानी से संपर्क हो सके। इसमें एक था दोस्त ट्यूबेस सिग्नल, जिसको इसलिए लगाया गया था ताकि सबमरीन के क्रू मेंबर और कंट्रोल रूम के बीच बातचीत हो सके, और दूसरा था अनवे कम्युनिकेशन सिस्टम। इसे सबमरीन में इमरजेंसी कम्युनिकेशन के तौर पर लगाया गया था, लेकिन पानी का दबाव ज्यादा होने की वजह से ये दोनों ही काम ना आ सके, क्योंकि पानी का प्रेशर करीब 5000 psi था इतनी गहराई में। दोस्तों, बहुत ज्यादा अंधेरा भी था, इसलिए कनेक्शन सबमरीन के पानी में उतरते ही कुछ समय के बाद टूट गया। लेकिन शुरुआत में इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन जब इस सबमरीन का समय है, जो कि इस सबमरीन को 7 घंटों में वापस आना था, ये पूरा हो गया। टाइटन सबमरीन का कुछ भी पता नहीं चला, तो इनकी टीम काफी ज्यादा फिक्रमंद हो गए, क्योंकि ना तो ये सबमरीन अभी तक वापस आई थी और ना ही इससे कोई कांटेक्ट हो पा रहा था। इसलिए कनाडा और अमेरिका की टीम इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। कनाडा ने अमेरिका की कोस्ट गार्ड टीम से मदद ली और इन देशों की टीम इस सबमरीन की तलाश करने के लिए समुद्र में कूद पड़ी। इस सबमरीन को ढूंढने के लिए दोस्तों 50 से ज्यादा सबमरीन पानी में उतारी गई। ये अब तक के इतिहास का पहला सबसे बड़ा ऑपरेशन माना गया, क्योंकि इन रेस्क्यू टीम पर सिर्फ पानी का ही दबाव नहीं था, बल्कि समय का भी भारी दबाव था। इसकी वजह है सबमरीन में मौजूद ऑक्सीजन। जी हाँ, इस सबमरीन में सिर्फ 96 घंटों का ही ऑक्सीजन अवेलेबल था, यानी कि 4 दिनों तक पानी में रह सकते थे। और जब ये रेस्क्यू टीम पानी में उतरी थी, तो इनके पास सिर्फ 19 घंटों का ही समय बचा था। इसलिए अमेरिका ने अपने कई जहाज भी भेजे थे, साथ ही कनाडा के जहाज भी इस ऑपरेशन का हिस्सा रहे। इतनी फोर्स होने के बाद भी दोस्तों, इस सबमरीन को ढूंढ पाना समुद्र में स्फीयर ढूंढने के बराबर था। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा था, वैसे वैसे सबमरीन में बैठे 5 लोगों के बचने की संभावना भी कम होती जा रहे थे।
बहुत कोशिशों के बाद भी इस टीम को टाइटन सबमरीन का कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन मंगलवार रात के समय इन्हें एक आशा की किरण नजर आए। इन लोगों को पानी की गहराई में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। इन लोगों का दावा था कि ये आवाज सबमरीन से आने का ही सिग्नल है। इसी उम्मीद को देखकर सोनार तकनीक का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि सोनार वो तकनीक है जिसका इस्तेमाल कर हम पानी के निचले हिस्से से आने वाली आवाज को बड़े ही आराम से सुन सकते हैं और उसे पहचान सकते हैं कि आखिर ये सिग्नल है किस चीज के। लेकिन कुछ समय के बाद दोस्तों ये सिग्नल आना बंद हो गए। हालांकि सिग्नल को आता हुआ देखकर सबमरीन को ढूंढने के लिए टीम को पानी में जहाज भेजा गया था, लेकिन उन्हें नाकामी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। बाद में अमेरिका और कनाडा के एक्सपर्ट्स ने आरोही को यानी कि 22 जून को पानी में उतारा। आरोही को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया था, लेकिन दोस्तों इन्होंने यहां का नजारा देखा तो उनके पसीने छूट गए, क्योंकि यहां पर सबमरीन नहीं थी, बल्कि सबमरीन का सिर्फ एक हिस्सा मौजूद था। ये टाइटैनिक सबमरीन का पिछला हिस्सा था, जो सिर्फ टाइटैनिक शिप से 16 फीट की दूरी पर पड़ा हुआ था। जब इसको देखा गया तो उसका कहना था कि इस सबमरीन के तबाह होने के पीछे की वजह सिर्फ एक ही थी, और वो था पानी का दबाव। समुद्र की 3800 मीटर की गहराई में पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि इंसान या फिर किसी सबमरीन का टिक पाना नामुमकिन था, और यही वजह थी कि सबमरीन भी इसे बर्दाश्त ना कर सके और ये तबाह हो गए। जो सबमरीन टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए, उसका मलबा खुद पूरी दुनिया के सामने देखा गया। सबमरीन को इस हाल तक लाने की वजह ओशन गेट के फाउंडर और सीईओ के स्कॉटन रेक्स को बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? तो इससे पहले हम आपको ये बता दें इस सबमरीन को इन्होंने कैसे बनाया था और इसमें क्या क्या फैसिलिटी मौजूद थे। इस समय इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखने के साथ साथ इसमें काफी अच्छी फैसिलिटीज भी रखी गई थी। इसके बाहर एक खिड़की लगी थी जिसे टाइटेनियम से बनाया गया था। वहीं इसके बाहर की तरफ ऊपर कैमरे भी फिट किए गए थे ताकि इसमें बैठने वाले लोग आसानी से समुद्र के दिलचस्प नज़ारों का लुत्फ उठा सके। इसके अलावा इसमें 2 खास सिग्नल्स भी लगे हुए थे। अगर इस टाइटन सबमरीन के वजन की बात करें तो दोस्तों ये करीब 22 फीट लंबी और 9.2 फीट चौड़ी थे। वहीं इसका वजन था करीब 10,432 किलोग्राम। साथ ही सबमरीन में बैठने वाले यात्रियों के लिए 96 घंटे का ऑक्सीजन भी अवेलेबल था। इस सबमरीन के अगले हिस्से में 380 mm का एक्रिलिक व्यूपोर्ट भी मौजूद था। वहीं इसके अंदर की बात करें तो इसमें आराम से बैठने की काफी अच्छी फैसिलिटी दी गई थी, लेकिन फ्रेंड्स इसमें सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते थे। साथ ही इनके लिए टॉयलेट की भी अच्छी व्यवस्था थी और सिक्योरिटी के तौर पर एक पर्दा लगाया गया था। कुल मिलाकर इस टाइटन सबमरीन को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गए थे, लेकिन इसको बनाने में सबसे बड़ी गलती सिर्फ एक ही थी, जिसका भुगतान आज 5 शख्सियतों को करना पड़ा। और क्या थी वो गलती आई है इसके बारे में आपको बताते हैं। इस सबमरीन को स्कॉटन रश ने स्टील से बनाने के बजाय कार्बन फाइबर से बनाया था, और इसका खुलासा खुद उन्होंने साल 2021 में किया था। उनका कहना था कि टाइटन को कुछ अलग और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किया है। जहां सबमरीन को स्टील से बनाया जाता है, वहीं इन्होंने सबमरीन में एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया था। उनका दावा था कि वो इसमें स्टील ना यूज करके कुछ बड़ा इन्वेंशन करना चाहते थे। अपने इसी दावे को सच साबित करने के लिए इन्होंने इसकी टेस्टिंग भी की, जो 5000 PAC से 10,000 PAC के भारी दबाव पर की गई थे, और स्कॉटन रश के इरादों पर खरी भी उतरी। लेकिन इतनी ज्यादा मजबूत सबमरीन को जब पानी में उतारा गया तो ये ओशन का भारी दबाव सह ना सके, क्योंकि ओशन में पानी का दबाव लहरों की वजह से बहुत ज्यादा था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि सबमरीन को दबाव की वजह से नुकसान ना हुआ हो, बल्कि ये अंधेरे की वजह से किसी बड़े पत्थर से टकरा गई हो, इसी वजह से इसके टुकड़े टुकड़े हुए हो। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि सबमरीन की तबाही की वजह इसका कार्बन फाइबर ही है। क्या पानी का दबाव और इसकी बॉडी की वजह से ही ये सबमरीन तबाह हो गई होगी, या फिर इसके पीछे कुछ और राज हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो इस नाव मिलते हैं। अगले वीडियो में बाय बाय, टेक केयर।